28 अफराद अंटार्कटिक ओशन में एक जहाज पर सवार थे, लेकिन उनका जहाज लाखों टन बर्फ के बीच में फंस गया। वो एक जगह 7 महीने से फंसे हुए थे। उस दौरान एक रात उन्होंने जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज सुनी और साथ ही जहाज एक तरफ झुक गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने नीचे से जहाज को जबरदस्ती धकेल देने की कोशिश की हो। उसके बाद जो हुआ वो उनके तसव्वुर से भी बाहर था। तलाशे कदीम में एक बार फिर खुशामदीद। अंटार्कटिक ओशन, जहां लहरें इमारतों जितनी ऊंची होती है, हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और पानी का टेम्परेचर इतना कम है कि इंसान का खून जमना शुरू हो जाता है। उस समंदर में सफर करना गोया मौत को गले लगाने के बराबर है। अगर आप सर्दी और लहरों से बच भी गए तो पहाड़ों जितने बड़े बर्फ के टुकड़े किसी भी जहाज को आसानी से कुचल डालने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन 111 साल पहले, जब न टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी और न ही जहाज, इस खौफनाक समंदर में 28 अफराद का एक ग्रुप लेकर एक जहाज फंस गया। खुले आसमान के नीचे उन्होंने सिर्फ चंद हफ्ते या महीने नहीं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पूरे 2 साल गुजारे। जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ बर्फ, तूफानी हवाएं, खुराक और पानी की शॉर्टेज, और मदद के लिए कॉल करने का कोई मौका नहीं। ये एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी है कि दुनिया ने उसे द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम का नाम दिया है। इस कहानी के हीरो हैं सर अर्नेस्ट शेकल्टन, जो एक एक्सप्लोरर थे और उनका मिशन इंसानी ताकत की बर्दाश्त को टेस्ट करना था। इसीलिए उन्होंने अपने जहाज का नाम एंड्योरेंस रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई खतरनाक मिशंस उठाए थे। 1901 में वो अंटार्कटिका पहुंचने के एक मिशन का हिस्सा थे, लेकिन 750 किलोमीटर दूर से वापस लौट आए। 1907 में उन्होंने ये मिशन दोबारा अपनाया, लेकिन सिर्फ 150 किलोमीटर पहले वापस मुड़ना पड़ा। और इस बार 1914 में उनका प्लान सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचना नहीं, बल्कि इस कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करना था। वजह सादा थी, सर अर्नेस्ट शेकल्टन कुछ ऐसा करना चाहते थे जो पहले किसी ने नहीं किया था। इस मिशन का नाम इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका एक्सपीडिशन रखा गया, और चूंकि इस मिशन की नौयत काफी डेंजरस थी, इसलिए कोई भी इस पर जाने को तैयार नहीं था। सर अर्नेस्ट के लिए पहला चैलेंज अपनी एक्सपीडिशन के लिए क्रू ढूंढना था। फिर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखा और द टाइम्स अखबार में शाया किया। याद रहे, ये कोई आम टूर ऑपरेटर का इश्तिहार नहीं था। इसके ओपनिंग वर्ड्स थे, मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। इसमें साफ लिखा था कि उजरत बहुत कम होगी, मोहलक सर्दी का सामना करना पड़ेगा, महीनों तारीकी में रहना पड़ेगा, हर लम्हा खतरात का सामना होगा और महफूज वापसी की कोई गारंटी नहीं। सर अर्नेस्ट ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जो खतरात से नहीं डरते। जल्द ही उन्होंने 27 लोगों का एक ग्रुप हायर किया। सर अर्नेस्ट 4 साल से इस मिशन की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आया, उनकी एक्सपीडिशन का ख्वाब धुंधलाने लगा, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी। सबने सोचा कि शायद अब एक्सपीडिशन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन बर्तानिया ने, जिसने खुद जंग का ऐलान किया था, इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन को परमिशन दे दी। उस मिशन के लिए एक इंतहाई मजबूत जहाज की जरूरत थी जो बर्फ से ढके अंटार्कटिक ओशन को काट कर आगे बढ़ सके। लेकिन यह कोई आम जहाज नहीं था जिसे आसानी से बनाया जा सके। खुशकिस्मती से ऐसा जहाज पहले से आर्कटिक सफर के लिए मौजूद था। एक नॉर्वेजियन कंपनी ने यह जहाज एक और एक्सप्लोरर के लिए बनाया था, जो उस वक्त के एलीट क्लास को पोलर बेयर के शिकार पर उस जहाज के जरिए ले जाना चाहता था। लेकिन उनका बिजनेस मॉडल नाकाम हो गया। सर अर्नेस्ट ने यह जहाज खरीदा और उसका नाम एंड्योरेंस रखा। एंड्योरेंस खास तौर पर मोटी अमेरिकन ओक वुड से बनाया गया था और डिजाइन ऐसा था कि लकड़ी जबरदस्त बर्फ के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। ये एक किस्म का हाइब्रिड जहाज था जिसमें सेल्स भी थी और इंजन भी। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सर अर्नेस्ट कई सालों से इंतजार कर रहे थे। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस ने इंग्लिस्तान के शहर प्लिमथ से अपना सफर शुरू किया। अगले 4 महीने तक वो अटलांटिक ओशन में सफर करते रहे। पहले वो अर्जेंटीना गए, फिर वहां से साउथ जॉर्जिया आइलैंड और वहां फाइनल प्रेपरेशंस मुकम्मल करने के बाद 5 दिसंबर 1914 को उन्होंने जहाज को अंटार्कटिक ओशन में वेडल सी की तरफ रुख किया। एंड्योरेंस में 28 अफराद के साथ 50 बड़ी ब्रीड के कुत्ते भी थे, जिन्हें अंटार्कटिका की बर्फ में इक्विपमेंट और सप्लाईज खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सफर 40 दिन तक जारी रहा और अब वो अंटार्कटिका के कोस्ट तक पहुंचने से सिर्फ 1 दिन दूर थे। लेकिन फिर 18 जनवरी 1915 को पहली डिजास्टर ने उनका रास्ता रोक लिया।
हवा ये कि वेडल सी के ऊपर बर्फ की लेयर्स मजीद मोटी होती गईं और एक जगह ये लेयर्स 18 फीट मोटी हो गईं और अब एंड्योरेंस में इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें काट कर आगे बढ़ सके। ये बर्फ कुछ जगहों पर इतनी कमजोर थी कि यहां से पैदल सफर शुरू करना भी मुमकिन नहीं था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वासिल बे से तकरीबन 130 किलोमीटर पहले बर्फ में फंस गया। शुरू में लगा कि शायद ये मसला आर्जी तौर पर आया है, लेकिन असल में ये इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के रास्ते का सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिन मुसलसल कोशिश करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि 300 टन के जहाज को मैन्युअली आगे धकेला जाए। अगले 2 दिन मुसलसल मेहनत करने के बाद, बर्फ काटकर रास्ता बनाने के बाद क्रू बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गया। लेकिन यह काम उनके सोचे से ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद वो जहाज को सिर्फ 300 मीटर आगे ले जा सके, लेकिन इसके बाद एंड्योरेंस दोबारा फंस गया। 1 महीने तक जहाज को आजाद करने की कोशिश के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट ने उम्मीद खो दी। उन्होंने जहाज को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पर छोड़ने का फैसला किया। शायद जब सर्दियां कम होंगी तो बर्फ खुद ही टूट जाएगी। इस दौरान एंड्योरेंस एक विंटर स्टेशन के तौर पर काम कर रहा था। क्रू इसमें अपना रूटीन काम करने लगा, लेकिन सिर्फ फर्क ये था कि जहाज अब एक जगह खड़ा था। क्रू की रूह बहुत बुलंद थी और सर अर्नेस्ट ने जहाज पर डिसिप्लिन कायम किया हुआ था। वो सारा दिन डिस्कशंस करके, फुटबॉल खेलकर, एक दूसरे के बाल काटकर और खाना पकाकर वक्त गुजारते रहते। बस इस दिन का इंतजार था जब बर्फ टूटे और उन्हें आगे या पीछे का रास्ता दे। एंड्योरेंस पर दिन गुजरते गए और सब एक दूसरे के करीब होते गए। यहां तक कि जानवरों के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट पैदा हो गया। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी तहजीब के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटनी तो शुरू हुई, लेकिन बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगी और ये एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड वाकया था। लाखों टन कंप्रेस होती बर्फ एंड्योरेंस पर भी प्रेशर डालने लगी। इस मौका पर सबसे जरूरी था कि जहाज को बर्फ के प्रेशर से आजाद किया जाए, लिहाजा सबने मिलकर बर्फ हटाने का काम किया। हफ्तों की मेहनत के बाद यह डिजास्टर टल गया, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक जहाज के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंड्योरेंस एक तरफ झुक गया। किसी को नहीं मालूम था कि असल में हुआ क्या। क्या यह वेल की टक्कर थी या कुछ और। किसी तरह रात गुजर गई, लेकिन सुबह जो उन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। कंप्रेस होती बर्फ की लेयर्स ने न सिर्फ जहाज को एक तरफ झुका दिया था, बल्कि अब उसका रडर, जिसे जहाज को मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल टूट चुका था। एंड्योरेंस की क्रू अब 7 महीने से यहां फंसी हुई थी और वो किसी भी इंसानी आबादी से कम 2000 किलोमीटर दूर थे। किसी से कोई राब्ता नहीं, मदद के लिए कॉल करने की कोई उम्मीद नहीं। अगर उन्हें किसी से उम्मीद थी तो वो सर अर्नेस्ट शैकल्टन थे। 18 अक्टूबर 1915 इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मिशन का क्रू 9 महीने से एक जगह फंसा हुआ था। फिर एक रात अचानक प्रेशर की एक लहर आती है जिसने पलक झपकते में एंड्योरेंस को 30 डिग्री एक तरफ झुका दिया। अब जहाज में लीक होने का खतरा सर पर मंडलाने लगा। कुछ जगहों पर क्रैक्स की वजह से अंदर पानी भी भरने लगा। सारी क्रू ने पूरी रात मिलकर काम किया ताकि किसी तरह पानी अंदर न भर सके, लेकिन उनके सरों पर मौजूद शेल्टर शायद सिर्फ यही तक था। 27 अक्टूबर 1915 को सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने जहाज खाली करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि अब जाने बचाने का यही वाहिद रास्ता था। जरूरी सामान बाहर निकाला गया, जानवर, खाना पीना, लाइफ बोट्स और बिस्तर वगैरह सब कुछ बाहर निकाला गया और अब पूरी क्रू खुले आसमान के नीचे बर्फ की शीट पर आने पर मजबूर हो गई। जहाज जो कई महीनों से उनका सहारा था, अब बर्फ के प्रेशर के नीचे उन सब की नजरों के सामने टूट रहा था और तबाह हो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूबने लगा। अब सबके जहन में सिर्फ एक सवाल आ रहा था, वो इस तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर कब तक इंतजार करेंगे। सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फैसला किया कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्हें पॉलेट आइलैंड के बारे में मालूम था, जो 550 किलोमीटर दूर था, जहां शेल्टर और सप्लाईज हवा करती थी। लेकिन वहां पहुंचने के लिए सिर्फ 3 लाइफ बोट्स का सहारा काफी नहीं था, क्योंकि जो बर्फ एक इतने बड़े जहाज को तोड़ सकती थी, इसके लिए ये लाइफ बोट्स क्या चीज थी। लिहाजा ये फैसला किया गया कि इस आइलैंड तक पैदल चलकर जाया जाए। उन्होंने पॉलेट आइलैंड की तरफ अपना सफर शुरू किया, जो उनकी एडवेंचर का सबसे खतरनाक हिस्सा था। अगले 6 महीने
क्रू ने जानलेवा खतरात का सामना किया। बर्फ की शीट जिस पर वो कैंप लगाते या तो उसमें सुराख हो जाता या वो पानी के करंट के साथ बहने लगती। खुशकिस्मती से ये बर्फ की शीट्स आहिस्ता आहिस्ता पॉलेट आइलैंड की तरफ बह रही थी। लिहाजा सर अर्मस ने फैसला किया कि वो बर्फ की शीट पर बहते हुए पॉलेट आइलैंड पहुंचेंगे। उनका खाना पीना सब खत्म हो चुका था। तैरती हुई बर्फ की शीट जैसे आइलैंड पर जो भी मिलता उसे शिकार करने की कोशिश की जाती थी, जैसे पेंगुइन्स और सील्स वगैरह। बस फरवरी 1916। अब उन्हें सफर पर निकले 13 महीने हो चुके थे। अब हालत ये थी कि वो सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा करने वाले लोगों जैसे हो गए थे। अगले महीने पॉलेट आइलैंड का इंतजार करते हुए हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने कुत्तों को भी मारना पड़ा। अब अगले कुछ दिनों के लिए प्रोविजंस का इंतजाम हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि पॉलेट आइलैंड पहुंचने पर उन्हें कुछ सप्लाईज मिल जाएंगी, लेकिन तैरता हुआ आइलैंड जिस पर वो सवार थे उसने अपनी डायरेक्शन बदल दी और पॉलेट आइलैंड की बजाय एलिफेंट आइलैंड की तरफ जाने लगा। अगले कई दिनों समंदर में तूफानी सीन था। टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर गया और कई क्रू मेंबर्स को फ्रॉस्टबाइट लगना शुरू हो गया। उनके मन और जबानें इतनी सूज गई थी कि कुछ निगलना भी मुश्किल था। पलक झपकते अप्रैल 1916 आ गया। टूटी हुई बर्फ की शीट्स के सहारे से उन्होंने किसी तरह एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। 16 महीने बाद वो जमीन के एक टुकड़े को छू रहे थे। एलिफेंट आइलैंड पर उन्होंने राहत का सांस लिया, लेकिन ये आइलैंड बिल्कुल बंजर था और यहां ज्यादा देर तक रहना मुमकिन नहीं था, खास तौर पर फूड सप्लाई खत्म होने के बाद। सिर्फ एक उम्मीद थी और वो थी साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो यहां से 1300 किलोमीटर दूर थी। सर अर्नेस्ट शेकलियन ने फैसला किया कि वो एक लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाने का ये सुइसाइडल मिशन खुद उठाएंगे। उन्होंने क्रू से कुछ लोग चुने और 24 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड से साउथ जॉर्जिया आइलैंड के लिए रवाना हुए। इस रूट को दुनिया के सबसे खतरनाक सी रूट्स में से एक समझा जाता है। उन्हें 90 फुट तक ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा। कांपा देने वाली सर्दी इतनी शदीद थी कि जिस्म का हर हिस्सा जमने लगता। वाह! इन तमाम मुश्किलात के साथ उन्हें यह सफर जीपीएस के बगैर और कंपस के बगैर करना था, सिर्फ सितारों और सूरज की मदद से। हर रोज जान लगा देने के बावजूद वो इसी किलोमीटर से ज्यादा फासला तय नहीं कर पाते थे। 16 दिन बाद 10 मई 1916 को आखिरकार सर अर्नेस्ट शेकल्टन और 5 क्रू मेंबर्स साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। लेकिन यहां एक मसला था। वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की गलत साइड पर पहुंचे थे। उनके सामने 4000 फुट ऊंचे पहाड़ थे। 36 घंटे मुसलसल चढ़ाई के बाद आखिरकार वो दूसरी तरफ पहुंचे, जहां व्हेलिंग स्टेशन था। शैकल्टन की हालत इतनी खराब थी कि व्हेलिंग स्टेशन के लोग उन्हें पहचान नहीं सके। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि सर अर्नेस्ट, जो 1.5 साल पहले गए थे, इस हालत में यहां पहुंचे हैं। साउथ जॉर्जिया में 3 दिन रहने के बाद सर अर्नेस्ट दोबारा एलिफेंट आइलैंड की तरफ रवाना हुए, जहां उन्होंने 22 लोगों को खराब हालत में छोड़ा था। उन्होंने एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने की कई अनसक्सेसफुल कोशिशें की। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को दूर से उन्होंने एलिफेंट आइलैंड पर धुआं उठते देखा, जो सिग्नल के तौर पर जलाया गया था। सर अर्नेस्ट को नहीं मालूम था कि उनके कितने लोग जिंदा बचे हैं, लेकिन करीब पहुंचने पर हैरत अंगेज तौर पर उन्हें एलिफेंट आइलैंड की तमाम क्रू जिंदा और महफूज मिली। वो पहले 8 अगस्त 1914 को इंग्लिस्तान से रवाना हुए थे। पूरे 2 साल और 22 दिन बाद उन्होंने अपनी पूरी टीम को महफूज सलामत वापस घर लाया। यकीनन उन्होंने अपना असल मिशन कभी मुकम्मल नहीं किया। पहले भी उन्होंने साउथ पोल तक पहुंचने की 2 नाकाम कोशिशें की थीं और इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन में भी वो 120 किलोमीटर पहले फंस गए। लेकिन उनकी इस सर्वाइवल स्टोरी ने उन्हें एक ऐसा स्टेटस दिया जो शायद मिशन मुकम्मल करने से भी नहीं मिल सकता था। इस इंसिडेंट के 107 साल बाद 1922 में एंड्योरेंस आखिरकार एंटार्क्टिक ओशन में मिल गया। एंड्योरेंस आज भी समंदर की तह में 3000 मीटर नीचे बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में महफूज मौजूद है। यहां तक कि उस पर लिखा हुआ नाम भी सही तरीके से पढ़ा जा सकता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको तलाशे कदीम की वीडियो पूरी तरह पसंद आएगी और आप इसे शेयर करेंगे। आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।